हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आज आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और आज मैं आप लोगों को बहुत ही स्पेशल तरीके से जीएस और जीके के बारे में बताने वाला हूं। आज मैं प्यारे दोस्तों आप लोगों को ये समझाने का प्रयास करूंगा कि जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अभी तक आए हुए हैं आपके यहाँ तक कि रेलवे, चाहे वो रेलवे का कोई भी पेपर हो, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे लोको पायलट हो, कोई भी पेपर हो, जितने भी, और यहाँ तक कि लेखपाल और आपका एसएससी, सीजीएल, ठीक है, सीएचएसएल, एमटीएस, यहाँ तक कि डिफेंस में आपका इंडियन एयरफोर्स, आपका डबल ए, आपका एसआर, कोस्ट गार्ड, ठीक है, और जितने भी एग्ज़ाम अभी तक होते रहते हैं या होंगे, उनमें अभी तक जितने भी क्वेश्चंस कॉमन है जो अधिकतर मोस्टली आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो वो उन सभी क्वेश्चनों को आज हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे और धीरे धीरे हम लोग उस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने जितने भी क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लेके आया हूँ वो सभी के सभी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और ये इसी टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ये मोस्टली एग्ज़ाम में ही रिपीटेड होते रहते हैं, आते रहते हैं। तो चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, अपने इस यूट्यूब चैनल पर हम आपको कुछ स्पेशल तरीके से जीएस के क्वेश्चनों को बताने का प्रयास करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को फैला दीजिएगा आग के तरीके से, ताकि उन लोगों पर पहुंच सके, उन लोगों तक जा सके जो लोग इस वीडियो को वंचित हैं, इस वीडियो को एंजॉय नहीं ले पा रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और देखने का प्रयास करते हैं। हम 4 स्लाइडों में बात करेंगे अपने इस डिजिटल बोर्ड में, जिसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण जो भी आपके क्वेश्चन हैं वो आपके प्रेजेंटेड हैं। स्लाइड फर्स्ट में आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैं लेके आया हूँ प्रमुख क्रांति एवं संबंधित क्षेत्र। क्या लेके आया हूँ? प्रमुख क्रांति एवं संबंधित क्षेत्रों की आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, ये आप जानते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं पेपर में। किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से आप देखें वहाँ पर ज़रूर ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब आए हुए पेपर में हैं। देखिए, पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ कि रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो रजत क्रांति मतलब होता है, रजत का मतलब होता है चांदी से, आप मत समझिएगा, ठीक है, होता तो चांदी है, लेकिन यहाँ इसका मतलब है अंडा। रजत चांदी कैसी होती है? सफ़ेद होती है। चांदी कैसी होती है? सफ़ेद होती है। इसलिए इसको कह दिया गया अंडा या मुर्गी पालन उत्पादन से संबंधित है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यानी रजत क्रांति का संबंध अंडे से लेकर मुर्गी पालन, ये सब उसमें शामिल होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है भूरी क्रांति। भूरी क्रांति आप जानते हैं सीमेंट, उर्वरक, ऊन उत्पादन से संबंधित है। चलिए, अगला क्वेश्चन लगा हुआ नीली क्रांति। नीली क्रांति जो है वो मत्स्य उत्पादन संबंधित है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। श्वेत क्रांति आपके दुग्ध उत्पादन संबंधित है। आपकी पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। कृष्ण क्रांति आपकी पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति आपकी फसल उत्पादन संबंधित है। गुलाबी क्रांति आपकी झींगा मछली उत्पादन संबंधित है। इंद्रधनुषी क्रांति संपूर्ण कृषि क्षेत्र विकास से संबंधित है। लाल क्रांति टमाटर और मांस के उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति फलों के उत्पादन से संबंधित है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपने इस चीज़ को समझ लिया होगा, ठीक है। एक बार मैं फिर से पढ़ने का प्रयास करूंगा। पहला, रजत क्रांति किससे है? अंडे से है। भूरी क्रांति जो है वो सीमेंट से संबंधित है। उर्वरक जितने भी उत्पादन क्षेत्र हैं, ठीक है, मटेरियल्स हैं, उनसे संबंधित है भूरी क्रांति। मैं आपको लर्न कराता चलूँ साथ में, आप भी साथ में लर्न करते चलिए। नीली क्रांति क्या लिखी हुई है? इसका मतलब मत्स्य पालन। नीली क्रांति मतलब क्या हो गया? मछली पालन से हो गया। श्वेत क्रांति का संबंध आप जानते हैं दुग्ध क्रांति से है, ठीक है। पीली क्रांति आप जानते हैं तिलहन उत्पादन से है। कृष्ण क्रांति का संबंध पेट्रोलियम उत्पादन से है, कृष्ण पेट्रोल से संबंधित है, ठीक है। हरित क्रांति जानते हैं फसल उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति जानते हैं झींगा मछली उत्पादन से है। इंद्रधनुषी क्रांति जो है, इंद्रधनुष का मतलब क्या होता है? पानी से है, वर्षा से है। वर्षा हमारे कैस के लिए इंपॉर्टेंट होती है? यानी संपूर्ण कृषि क्षेत्र विकास से है, ठीक है। लाल क्रांति जो है टमाटर और मांस के उत्पादन से संबंधित है, क्योंकि टमाटर भी लाल होता है, मांस भी लाल होता है, इसलिए टमाटर और लाल ही से संबंधित है, ठीक है। सुनहरी क्रांति जो है आपके जानते हो फसल के उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों, चलते हैं अगली नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। क्या है देखते हैं क्या लिखा हुआ है। स्क्रीन पर देखिए आप, लिखा हुआ है यहाँ पर आपका कि ये जो हम लेके आया हूँ ये आपको बताता चलूँ, ये है क्या? मोस्टली ये है क्या? ये है आपका प्रमुख क्षेत्र उनके जनक। क्या है? प्रमुख क्षेत्र एवं उनके जनक, यानी कौन सा क्षेत्र किससे संबंधित है, किस आपका व्यक्ति से संबंधित है, मैं उसकी आज बात करने वाला हूँ। देखिए, पेपर में आए हुए क्वेश्चन है क्षेत्र में, ठीक है। तो यहाँ पर पहला आप एग्जाम पर देख रहे हैं, ये क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, चलिए मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है,
दिखाई दे रहा होगा आपको, लिखा हुआ वनस्पति शास्त्र। क्या लिखा हुआ? वनस्पति शास्त्र। देखिए वनस्पति शास्त्र जिसमें हम लोग बात करते हैं वनस्पति बॉटनी की, ठीक है, वनस्पतियों के बारे में, पेड़ पौधों में जो फूल होते हैं आपके, इनकी बात करते हैं। वनस्पति से संबंधित, कृषि से संबंधित नहीं है ये। वनस्पति मतलब होता है पेड़ पौधों से, फूलों से, पत्तियों से, उनसे संबंधित है, ठीक है। तो वनस्पति शास्त्र जो जनक हैं वो थियोफ्रेस्टिस हैं। कौन है? थियोफ्रेस्टस। कहीं लिखा रहता है, कहीं थियोफ्रेस्टस लिखा रहता है, कहीं फ्रेस्टिस लिखा रहता है, ठीक है। तो आपको याद होगा, आप अच्छी तरह जानते होंगे। आप बात करते हैं गज़ल। देखिए गज़ल किसने शुरुआत की थी? गज़ल का मतलब समझते हैं आप? जैसे अपने गज़ल सुनते होंगे या पूरे हमारे बूढ़ बुजुर्ग लोग जो होते हैं गज़ल सुनते हैं, तो गज़ल से संबंधित आप समझते होंगे। गज़ल का जो प्रचलन लाया, किन्होंने लाया गज़ल को? तो मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब के अगर आप गज़ल सुनना चाहें तो आप यूट्यूब पर सुन सकते हैं, बहुत ही अच्छा शानदार उनकी गज़लें हैं। चलिए आप जानते हो जीव विज्ञान जिसे बायोलॉजी बोलते हैं, तो अरस्तु हैं, ये बचपन से सीखा है आपने। आयुर्वेदिक चिकित्सा, आयुर्वेद का जनक कौन से को माना जाता है? चरक को। किसको माना जाता है? चरक को आयुर्वेद का जनक माना जाता है। भारतीय पुनर्जागरण। देखिए भारतीय पुनर्जागरण आपने कक्षा 9 में एक चैप्टर पढ़ा होगा सोशल साइंस में, पुनर्जागरण काल, ठीक है। पुनर्जागरण काल मतलब होता है जिसमें से हमारे जो नागरिक थे जिन्होंने दूसरे देशों को देखा, वहाँ से सीखा कि हमें फिर से जागरण करना चाहिए, मतलब फिर से एक उत्तेजना, एक आंदोलन, एक क्रांति, एक मन में जो उत्साह उमंग जो जगाए, उसको बोलते हैं पुनर्जागरण, फिर से जागना। अब भारतीयों का ऐसा हुआ, भारतीयों के अंदर ऐसी भावना उत्पन्न हुई, तो ये किसने जगाई थी? हमारी जगाई थी राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ही इसके लिए बहुत ही आपका कह सकते हैं मेन प्रेरणाकारक थे, प्रेरणास्रोतक थे। चलिए अगला क्वेश्चन है इतिहास। इतिहास का जनक किसे माना जाता है? हेरोडोटस को माना जाता है, ठीक है, आपको पता होगा। पार्लियामेंट। देखिए पार्लियामेंट जो है वो कहाँ से संबंधित है? ब्रिटेन से संबंधित है। पार्लियामेंट जो संसद बोलते हैं हिंदी में, ये जो है ब्रिटेन से संबंधित है, ठीक है, ब्रिटेन ही इसका जनक है। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं? एडम स्मिथ को। किसको जानते हैं? एडम स्मिथ को। ये सभी क्वेश्चन आपको लर्न होंगे, इससे मैं आपको रिविजन करा रहा हूँ, नहीं लर्न है तो आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अगली बात करते हैं संस्कृत व्याकरण। ठीक है, संस्कृत व्याकरण की आपकी रचना जो जनक माना जाता है किसको माना जाता है? पाणिनि को। पाणिनि को ही संस्कृत व्याकरण की, संस्कृत ग्रामर का जनक माना जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए अगला क्या लिखा हुआ है इसको स्क्रीन पर देखने का प्रयास करते हैं मेरे भाई भाई, ठीक है। चलिए क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है यहाँ पर तुलनात्मक राजनीति, अब कह सकते हो, लेकिन अरस्तु, चलिए हटाइए इसको, हटाते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है ये। इंपॉर्टेंट हमारे आधुनिक भूगोल, ठीक है। आधुनिक भूगोल का क्या जनक है? हम्बोल्ट। कौन है? हम्बोल्ट। हम्बोल्ट को आते हैं। रूसी क्रांति किससे संबंधित है? लेनिन। आपने सुना होगा लेनिन जो है वो रूसी क्रांति से संबंधित था, इसने बहुत सी चीज़ें ऐसी की, इसको बाद में भी दंड दिया गया था, लेकिन फिर भी उससे क्या मतलब, लेकिन रूसी क्रांति इसने ही मेन चीज़ माना जाता है इसी को। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा रूसी क्रांति, फ्रांस की क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति, ठीक है, इन सभी की क्रांति आपने पढ़ी होगी। चलिए मुझे उम्मीद ऐसी होगी। चलिए अगला देखता है, लिखा हुआ यूनानी चिकित्सा विज्ञान। देखिए यूनानी चिकित्सा विज्ञान, ठीक है, तो यूनानी चिकित्सा विज्ञान किसको? हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस, हिप्पोक्रेटस को यूनानी चिकित्सा का विज्ञान का जनक माना जाता है, ठीक है। चलिए भारत में नागरिक सेवा। भारत में जो नागरिक सेवा थी, मतलब आने जाने का, गमन का, जो भी उसके लिए सेवा दी गई नागरिकों के लिए, वो किसने दी? उसको किसी लॉर्ड कॉर्नवालिस, एक अंग्रेज थे, इन्होंने ही भारत में नागरिक सेवा, जैसे बस हैं, रेल हैं, इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया, ये सब जनक माना जाता है इन्हीं को, ठीक है। इनका ही विचारधारणा इन्हीं की थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। भारत में आधुनिक शिक्षा, देखिए आधुनिक शिक्षा, शिक्षा मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया किसका जनक माना जाता है? श्री चार्ल्स ग्रांटो। चार्ल्स ग्रांटो ही, क्योंकि उन्होंने शिक्षा में सुधार किया था, बहुत सारी चीज़ें बताई थी, तो आधुनिक शिक्षा के जनक इन्हीं माना जाता है, श्री चार्ल्स ग्रांटो। एक बात समझते हैं, देखिए आधुनिक भूगोल हमने पढ़ा कि हम्बोल्ट थे। आधुनिक भूगोल कौन थे? हम्बोल्ट थे मेरे प्यारे दोस्तों। लेकिन अगर भूगोल की बात करें तो वो होता है इरोटोस्थनीज। कौन से होते हैं? इरोटोस्थनीज, ठीक है। एक थे मेगास्थनीज, लेकिन ये है इरोटोस्थनीज। मेगास्थनीज अलग हो गया, ये इरोटोस्थनीज है जो भूगोल के जनक माने जाते हैं मेरे प्यारे भाई। अगला आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है भारतीय परमाणु ऊर्जा। भारतीय परमाणु ऊर्जा आप जानते होंगे डॉक्टर होमो जहांगीर भाभा, ठीक है। होमो जहांगीर भाभा परमाणु संयंत्र वही एक है, इनके नाम से एक परमाणु संयंत्र खोला गया था, ठीक है। तो इन्होंने भारतीय परमाणु ऊर्जा के उन्होंने बारे में बताया कि परमाणु ऊर्जा होती क्या है, कैसे इसका यूज़ करते हैं, दैट्स इट। इन सब चीज़ों के बारे में डॉक्टर होमो जहांगीर भाभा ने बताया था। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों अगला स्क्रीन पर आपके सामने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखते हैं। लिखा हुआ है कि
यस बॉस। लिखा हुआ श्वेत क्रांति। देखिए श्वेत क्रांति संबंधित है आपके दूध से, दूध उत्पादन संबंधित थी जानते हैं, लेकिन श्वेत क्रांति जब जानते हैं कि दूध उत्पादन से संबंधित है, लेकिन इसे जनक किससे माना जाता है? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन, लेकिन वर्गीस कुरियन को ही श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। चलिए अगला क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ आधुनिक गणतंत्र की जननी, आधुनिक गणतंत्र की जननी, गणतंत्र मतलब स्वतंत्र परतंत्र गणतंत्र, ठीक है। आधुनिक गणतंत्र जननी होती है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूएसए। क्या बोलते हैं इसको? यूएसए, यूएसए को बोलते हैं, यूएसए, यूएसए को बोलते हैं हम लोग, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका को बोलते हैं आधुनिक गणतंत्र की जननी मेरे प्यारे भाई। आगे देखने का प्रयास करते हैं। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि भारत में आधुनिक चित्रकला, देखिए आधुनिक चित्रकला, मॉडर्न चित्रकली आर्ट, मॉडर्न आर्ट की जो मॉडर्न आर्ट थी भारत में, ठीक है, जो उसके बारे में बता रहे थे, ठीक है। मॉडर्न आर्ट के बारे में बताते नंदलाल बोस। कौन थे? नंदलाल बोस, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। मुझे उम्मीद होगी कि आपको समझ में आ रहा होगा मैं किस तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया। एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। ये प्रमुख क्षेत्र थे, ठीक है। प्रमुख क्षेत्र के साथ साथ हम लोगों ने बात की उनके जनक की। तो जानते हैं आप प्यारे मेरे दोस्तों कि वनस्पति विज्ञान जो था उससे वनस्पति शास्त्र था, थियोफ्रेस्टिस थे। गज़ल आपका मिर्ज़ा गालिब थे, ठीक है। जीव विज्ञान के अरस्तु थे, ठीक है। और आपके आयुर्वेदिक के जनक, आयुर्वेद के जनक चरक माने जाते हैं। पुनर्जागरण के राजा राममोहन राय, इतिहास के हेरोडोटस, पार्लियामेंट संबंध ब्रिटेन से लिया गया, अर्थशास्त्र एडम स्मिथ, ठीक है। संस्कृत व्याकरण पाणिनि, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला हमने बात किया आपको आपकी स्क्रीन पर ये देखो कि अरस्तु तुलनात्मक राजनीति थी, ठीक है। उसके बाद आधुनिक भूगोल को बताया मैंने, हम्बोल्ट आधुनिक भूगोल जनक माना जाता है। रूसी क्रांति लेनिन से संबंधित है। यूनानी चिकित्सा विज्ञान हिप्पोक्रेटिस, ठीक है। भारत में नागरिक सेवा लार्ड कार्निवास, भारत में आधुनिक शिक्षा चार्ल्स ग्रांट, ठीक है। भूगोल इरेटोस्थनीज, ठीक है, ये मेगास्थनीज से संबंधित है। इरेटोस्थनीज याद रखिए इनको। परमाणु डॉक्टर होमोजागिर भाभा से, ठीक है। उसके बाद श्वेत क्रांति डॉक्टर वर्गीस कुरियन, आधुनिक गणतंत्र जननी संयुक्त अमेरिका, आधुनिक चित्रकला भारत में नंदलाल बोस, नंदलाल बोस, नंदलाल बोस, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। चलिए देख रहे हैं आप स्क्रीन पर बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है। मुझे उम्मीद होगी आपको समझ में आ रहा होगा और आप इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिए और वीडियो अंत तक देखें ताकि आपको बहुत कुछ सीखने वाले हैं इस वीडियो में। मेरे प्यारे दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और आप दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनके आपके दोस्त भी आपके साथ आगे बढ़ सकें, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए हम लोग आज बात करने वाले हैं कुछ प्रमुख शोध संस्थान की। किसकी बात करने वाले हैं? प्रमुख शोध संस्थान की, ठीक है। तो प्रमुख शोध संस्थान में सबसे पहले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे संबंधित बहुत से क्वेश्चन आपके एग्जाम के कोण में आते हैं। अभी आपने देखा होगा एसएससी में पेपर हुआ था सीजीएल का और सीएचएसएल का, उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय आलू, ठीक है, भारतीय आलू शोध संस्थान या आलू संस्थान कहाँ पर है? तो केंद्रीय या भारतीय बोल सकता है। आलू संस्थान जो है वो कहाँ पर है? शिमला में है। कहाँ पे है? शिमला में। आ रही है दोस्तों जी, देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर लिखा भी है, मैं वही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लेके आया हुआ हूँ, ठीक है। तो चलते मेरे प्यारे दोस्तों आप समझने का प्रयास कीजिए, मेरे साथ बने रहिए। ये लिखा हुआ आलू शोध संस्थान जो है कहाँ पर है? शिमला में, ठीक है मेरे प्यारे भाई। इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो चलते हैं, पहला लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान, वनस्पति की अगर शोध किया जाता है, यहाँ पर वनस्पति के बारे में अध्ययन किया जाता है, वो कहाँ पर है? लखनऊ में। मेरे प्यारे दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि जो वनस्पति के बारे में जितना भी खोज जांचें, कौन पौधा किस प्रजाति का, इन सब बारे में जितनी भी बातें होती हैं वो कहाँ होती हैं? लखनऊ में होती हैं, ठीक है। इसी बोलते हैं शोध संस्थान। चलिए अगला है कृषि अनुसंधान, जो कृषि के बारे में कि कौन सा बीज कितना अच्छा है, ठीक है, किसानों के लिए फ़ायदेमंद है, अधिक उत्पादन करेगा, अधिक उपजाऊ होगा, वो उन सब बातों का डिस्कशन किया जाता है नई दिल्ली में, ठीक है। आलू के बारे में किस टाइप का आलू होना चाहिए वो सब है शिमला में, ठीक है। केंद्रीय औषधि शोध, जो औषधियाँ होती हैं इनके बारे में जो जितने भी शोध होते हैं वो कहाँ होते हैं? लखनऊ में होते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप सीखने का प्रयास कर रहे होंगे मेरे साथ, चाहे वो लखनऊ औषधि की बात करें और चाहे वो वनस्पति की बात करें, दोनों बातें कहाँ पर होती हैं? लखनऊ में होती है। कहाँ पर होती हैं? लखनऊ में होती हैं। आप मिला के पढ़ सकती हैं इनको। चलिए अगला लिखा हुआ है कि केंद्रीय खाद्य औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान, प्रौद्योगिकी मतलब होता है टेक्नोलॉजी, खाद्य प्रौद्योगिकी मतलब जैविक जितनी भी क्रियाएँ होती हैं, ठीक है। तो जैविक जीव जंतु, जैविक में जो भी टेक्नोलॉजी है वो कहाँ होती है? मैसूर। कहाँ होती है? मैसूर में होती है मेरे प्यारे दोस्तों।
चलिए अगला क्या लिखा हुआ है, अगला आपके सामने लिखा हुआ है कि केंद्रीय आम शोध संस्थान, आम के बारे में जितनी भी प्रजातियां हैं उनके बारे में शोध करना लखनऊ में है। ठीक है, तो अब चीज़ सीखी हमने, लखनऊ यहाँ सीखा, लखनऊ यहाँ सीखा और लखनऊ यहाँ भी सीख रहे हैं आप, तो लखनऊ इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी संस्थान, जूट का मतलब वही रेशम से संबंधित है, सिल्क से संबंधित है, इन सब चीज़ों का जितना भी होता है। ठीक है, तो उनका जो शोध संस्थान कहाँ होता है, कोलकाता में होता है। ठीक है, कोलकाता के बारे में बता दूँ जानकारी के लिए कि नई भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली है, लेकिन उससे पहले जो राजधानी हुआ करती थी वो क्या थी, कोलकाता होती थी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो कोलकाता में क्या है, जूट प्रौद्योगिकी शोध संस्थान उपस्थित है। चलिए केंद्रीय नागरिक शोध संस्थान, जो नारियल शोध संस्थान है, जहाँ नारियल के बारे में बात करते हैं, वो केरल। तो आप जानते होंगे, अगर आपने केरल में आपने देखा होगा न्यूज़ में, या आपने केरल में बहुत सारी इमेजेस देखी होंगी, अगर आप न्यूज़ देख रहे हैं तो अगर आप देखिएगा तो रोडों में, सड़कों में, वहाँ पर नारियल के पेड़ बहुत ज़्यादा है। केरल में नारियल के पेड़ क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो नारियल शोध संस्थान कहाँ पर है, केरल के कोसरगोंड में। कहाँ पर है, केरल की कोसरगोंड में, केरल की कोसरगोंड में। ठीक है, चलिए लिखा हुआ राष्ट्रीय समुद्रीय विज्ञान संस्थान, समुद्र में जितना भी कुछ भी होता है, जितनी मछलियाँ, जानवरों के बारे में, समुद्र के पानी के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में जितनी भी शोध होती हैं वो किसके बारे में, कहाँ पर होते हैं, पणजी में होती है। कहाँ पर होती है मेरे प्यारे दोस्तों, पणजी में होते हैं। ठीक है, कहाँ पर होते हैं, पणजी में होते हैं। चलिए अगला क्या करा, अगला करा केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान। तो ये केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान की बात करूँ, ठीक है, तो केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान जो है तंबाकू के बारे में, किसके बारे में, तंबाकू के बारे में। तो तंबाकू शोध संस्थान कहाँ पर, राजमुंदरी। कहाँ पर है, राजमुंदरी आंध्र प्रदेश। कहाँ पर है, राजमुंदरी आंध्र प्रदेश। मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपको बता दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये लिखी हुई है कि जो शोध संस्थान है वो कहाँ पर है, राजमुंदरी में। कहाँ पर है, राजमुंदरी में। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है। राजमुंदरी जो शहर है वो आंध्र प्रदेश में है, वहाँ पर तंबाकू शोध संस्थान है। मैं आपको बताता चलूँ कि जो आंध्र प्रदेश है बहुत ही अच्छा शहर है, बहुत ही ऐतिहासिक हिस्टोरिकल तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आज आपको अगला वीडियो में मैं आंध्र प्रदेश के बारे में टोटली डिस्कस करूँगा, उसकी क्या है, वहाँ की रणनीति क्या है, वहाँ की पृष्ठभूमि क्या है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका आंध्र प्रदेश में। एक अलग टॉपिक लेके आऊँगा, उस आंध्र प्रदेश के टॉपिक में मैं हर चीज़ों को आपको बताने का प्रयास करूँगा। चलते मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूँ एक आंध्र प्रदेश के बारे में, कि आंध्र प्रदेश के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मेरे प्यारे दोस्तों यही है, क्या है कि वहाँ पर पता क्या है, ये आपको पता नहीं होगा, मैं आपको बताता चलूँ कि आंध्र प्रदेश में एक ऐसा मंदिर है, लेपाक्षी मंदिर। कौन सा है, लेपाक्षी मंदिर। वहाँ एक ऐसा मंदिर है जो कि एक खम्भों पर टिका हुआ है। खम्भों पर टिका होने के साथ साथ एक विशेषता उसमें यह है कि जो खम्भे हैं वो बीच में भी लगे हुए हैं और कोनों में भी लगे हुए हैं, लेकिन जो बीच में खम्भे हैं वो ज़मीन से ऊपर हैं। कहने का मतलब ये ज़मीन को टच नहीं कर रहे हैं, और वो ऐसे बनाए गए हैं कि उसके नीचे से कुछ भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, कुछ भी गुजर सकते हो, वहाँ से कोई भी सामान निकाल सकते हो खम्भों के नीचे से, मतलब वो खम्भे ज़मीन को टच नहीं कर रहे हैं, हवा में लटके हुए हैं। ठीक है, इन बात को आपको समझना होगा, और ये एक जादुई तरीका है। वहाँ की कलाकारी, इतनी अच्छी मंदिर वहाँ पर हैं। तिरुपति बालाजी का मंदिर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वहाँ का। ठीक है, वहाँ पर आप जानते होंगे आंध्र प्रदेश में 2 नदियाँ बहती हैं। ठीक है, गोदावरी और कृष्णा, और यहाँ तक तुंगभद्रा भी है। ठीक है, और आपका बहुत सारी नदियाँ हैं, आपकी मूसी नदी भी है वहाँ पर है। ठीक है, भीमा नदी भी है, तो आप समझ लें, इंद्रावती भी है, मांजली भी है, बहुत सारी नदियाँ वहाँ पर बहती हैं। तो एक स्पेशली वीडियो मैं आंध्र प्रदेश पर लेके आऊँगा मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए। चलिए आगे स्क्रीन पर देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट लिखा हुआ। भारतीय चीनी शर्करा तकनीकी, बहुत आप जानते होंगे चीनी के बारे में बहुत सारे अभी विवाद भी चल रहा था कि चीनी मिल खोली जाए। ठीक है, चीनी मिल खोली भी गई, तो चीनी से संबंधित है कानपुर में है मेरे प्यारे दोस्तों। कानपुर, अपना कानपुर, वही यूपी वाला। ठीक है, कानपुर, जहाँ पर नन्ना राव, ठीक है, बहुत सारे गणेश शंकर विद्यार्थी, ऐसे मेडिकल कॉलेज भी यहाँ पर उपस्थित हैं। ठीक है, एक विशेषता है अपने कानपुर में, गंगा बैराज भी यहाँ पर एक अपने आप में लोगों का आकर्षण का केंद्र है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगला है केंद्रीय चावल शोध संस्थान, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। वो कहाँ पर है, कटक उड़ीसा में। कहाँ पर है, कटक उड़ीसा में। मेरे प्यारे दोस्तों, उड़ीसा जो है आंध्र प्रदेश के ऊपर है। ठीक है, तो मेरे उड़ीसा जो है आंध्र प्रदेश से बॉर्डर उड़ीसा का लगता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। आंध्र प्रदेश से 5 बॉर्डर लगते हैं, उसमें उड़ीसा भी शामिल है। तो आपको पता होना चाहिए कि 50% जो चावल होता है वो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, उगाया जाता है, याद रखिए आप। तो चावल कहाँ पर होता है, उड़ीसा में होता है, उड़ीसा कटक में। ठीक है, अगला देखते हैं, लिखा हुआ भारतीय लाह या लाख अनुसंधान संस्थान। लाख कब समझते हो, वही लाख चीज़ है, तो आप याद रखिए रांची में। कहाँ पे है, रांची में। भारत केंद्रीय गन्ना अनुसंधान, गन्ना का उत्पादन कहाँ होता है, कोयम्बटूर कहाँ पर, चेन्नई में। ठीक है, तो चेन्नई में कहाँ गन्ना अनुसंधान केंद्र है। औद्योगिकी विज्ञान संस्थान ने विष के बारे में, जहर के बारे में भी अध्ययन किया था, वो कहाँ है, लखनऊ में है। मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पे है आपका, नई दिल्ली में। कहाँ है, नई दिल्ली में। मौसम के बारे में जितनी